हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन में दो चीज़ें होती हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है कि हम लोग को वो चाहिए जो हमें 10 ग्राम से ज़्यादा चाहिए, विच इंक्लूड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, अच्छा अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूँ, ये मेरे को एक दो लोगों से फीडबैक है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, अगर मैं किसी को भी लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ कभी भी, तो एक कमेंट डाल देना, आई विल गो स्लो, या फिर मैं खुद ही अभी थोड़ा सा धीरे हो जाता हूँ। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमें 10 ग्राम से ज़्यादा चाहिए, हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए छोटी क्वांटिटीज़ में, विच इंक्लूड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स को वाइटामिन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर वाइटल अमाइंस। तो ये अभी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, कुछ और लोगों को आने देते हैं पहले। Okay, so we have 6 people, एक दो और, क्योंकि अगर हम 3 बजे का बोलते हैं तो 3 बजे ही कोई आ जाए तो वी अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। दो, आई ट्राई टू बी ऑन टाइम, बट हाँ, +- 5 इज़ ऑलवेज डूएबल एंड वी कैन एडजस्ट टू दैट। कुछ भी चीज़ लैग करे या वॉइस लैग करे बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज, मेरी आवाज़ कहीं पे बीच में कट जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर जाएं, विच आई डोंट वांट टू हैपन। कुछ भी मिस नहीं करना है, हर चीज़ काम की है। हाय मैम, वुड रिक्वेस्ट इफ़ यू वुड ऑल्सो शेयर द क्वांटिटी ऑफ, श्योर, मैं उसकी एक शीट आपको ग्रुप में शेयर करूँगा। एंड आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कि कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं, कितने टाइप के होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, देन एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले कौन से होते हैं, दूसरे वाइटामिन का क्या बेनिफिट है, वाई डू वी नीड एंटीऑक्सीडेंट, अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं लिए तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं सो दैट हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक कम हो, फ्री रेडिकल अटैक भी अगर होता है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस। वी हैव 6 people along with the timings of the same, डेफिनेटली मैम टाइमिंग्स भी बताऊंगा मैं, वो शीट में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन में मेरे को ज़्यादा ठीक लगा कि यहाँ पे सिर्फ हम बेनिफिट्स बताते हैं, क्योंकि जब हम लोग डाइट प्लान बनाते हैं तो डाइट प्लान में मैं मेंशन तो कर देता हूँ ये वाला विटामिन इतने बजे लेना है या इसकी ये डोजेज है, बट इससे ये नहीं पता लगता कि क्यों खाना है। और जब हर कोई, कई लोग तो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, अच्छा ठीक है बोला है तो खा लेते हैं, कुछ अच्छा होगा, बट मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि आपको पता हो कि हम क्यों खा रहे हैं, क्योंकि जब वंस यू नो वाई वी आर ईटिंग अ पर्टिकुलर थिंग, तो हमारा एक तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, ट्रस्ट फैक्टर के साथ साथ हमें ये भी बिलीव होता है कि हाँ ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। अगर आपको यही फील नहीं होगा कि इट इज़ नेसेसरी, तो कोई क्यों फॉलो करेगा और क्यों खाएगा। फिर कई लोगों का ये भी डाउट आता है क्या ये लाइफ लॉन्ग खाने चाहिए। हाँ डेफिनेटली खाने चाहिए, लाइफ लॉन्ग रोटी खानी है ना ज़िंदा रहने के लिए, वैसे रोटी नहीं खानी, बट हाँ मतलब लाइफ लॉन्ग हमें खाना खाना है। तो अगर खाना खाना है ज़िंदगी भर जिंदा रहने का, तो डेली लाइफ में विटामिन भी तो उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, रोटी बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी तो इंपॉर्टेंट है। उल्टा एजिंग के साथ तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे, ये आपको आज समझ में आ जाएगा। ओके, 3:09 हो गए हैं, तो हम लोग और डिले नहीं करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हम लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं इन द क्वांटिटीज़ ऑफ लेस देन 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों को 3 ग्राम तक भी चाहिए होती हैं डेली, कुछ चीज़ें हम लोगों को 2 ग्राम में भी चाहिए। देन वाइटामस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों के आ जाते हैं वाइटामस एंड मिनरल्स। वाइटामस एंड मिनरल्स इसलिए बिकॉज
ये चीज़ें वो होती है जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो खाना पड़ेगा, इधर थ्रू फूड और थ्रू सप्लीमेंट्स। फूड से भी पहले मिल जाते थे कुछ क्वांटिटीज़ में, जब तक हम लोगों को पता नहीं था। फिर इनकी RDA, दैट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आई, विच इज़ द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स फॉर डेली ऑप्टिमम फंक्शनिंग। डेली इतनी क्वांटिटी में खाने चाहिए, डेली हम लोग उतना खाएं। इसकी क्वांटिटीज़ जैसे जैसे इस्टेब्लिश हुई वैसे वैसे उनके रिक्वायरमेंट और उनके सप्लीमेंटेशन आगे बढ़ते चले गए। पहले तो पता ही नहीं था कि हमें कितना खाना है, जब ये पता लगा तो लोगों ने खाना स्टार्ट करा और इसके सप्लीमेंट्स बनना स्टार्ट हुए। कितने टाइप के होते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स? मेनली दो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन। फैट सोल्यूबल वाइटामिन का मतलब होता है दे आर फाउंड मिक्सड इन फैट्स अलॉन्ग विद फूड। जो हम खाना खाते हैं, खाने में आपने घी डाला, उस घी में कुछ विटामिन आते हैं। आपने अंडा बनाया, अंडे के योक में कुछ विटामिन आएंगे। आपने मीट बनाया, उसमें कुछ विटामिन आएंगे, बिकॉज मीट में भी प्रोटीन और फैट दोनों होता है। आपने पनीर खाया, पनीर में भी प्रोटीन, फैट और बहुत थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके फैट में से आपको कुछ विटामिन मिलेंगे। दीज आर फैट सोल्यूबल वाइटामिन। फैट सोल्यूबल वाइटामिन के एग्जांपल हैं हमारे एग योक, घी, बटर। उसके बाद एनिमल्स में उनके होते हैं लिवर, देन ऑर्गन और मीट एक्सेट्रा। ये सब से हम लोगों को वाइटामिन मिलते हैं, जो कि कौन से वाइटामिन मिलते हैं हम लोगों को? फैट सोल्यूबल वाइटामिन। ऑल्सो ये विटामिन होते हैं कौन से? विटामिन A, D, E, K। ये चार वाइटामिन हम लोगों के फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द बॉडी इन आवर बॉडी फैट। हमारी बॉडी में जो फैट है, मान लो मेरी स्किन पे यहाँ पे फैट है या पेट पे फैट है, तो वहाँ पर भी ये वाइटामिन स्टोर्ड होते हैं। बट एक प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम लोग वाइटामिन, ये सारे वाइटामिन A, D, E, K सफिशेंट क्वांटिटीज़ में नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी हमारे खुद के फैट से ये वाइटामिन यूज़ करेगी। बट फैट से वाइटामिन निकाल के अपनी ही बॉडी में यूज़ करना इज़ नीदर रिकमेंडेड नॉर, उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा नहीं है, कोई खास ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती हमारी बॉडी। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये वाला वाइटामिन खाने ही पड़ेंगे। ऑल्सो फैट सोल्यूबल वाइटामिन के साथ एक छोटी सी दिक्कत ये है कि इनका ओवर इनटेक इज़ टॉक्सिक। हमें ये ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। इनके ओवर इनटेक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहले से भी है, प्लस हम लोग खा भी रहे हैं। दूसरी चीज़, इसकी डेफिशिएंसी का रिस्क कम है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी रेयर है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज़ कॉमन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमन है समहाउ, बट बाकी विटामिन, विटामिन ई की डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी यूजुअली हम लोगों ने नहीं सुना होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के और भी रीज़न होते हैं। हमारी स्किन के अंदर कॉलकैल्सिफेरॉल और ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी स्किन पे जब धूप पड़ती है तो हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। अब विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम लोगों को 11 से 1 बजे वाली धूप में जाना पड़ेगा, विच इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल। प्लस गर्मियाँ भी आ रही है और वैसे भी लोगों को ऑफिस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इट इज़, हम लोगों को बेसिकली सप्लीमेंट करना ही एक ऑप्शन बचता है। सेकंड होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन वो होते हैं जो उन फूड्स में मिलते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट बहुत कम होता है। ऐसे वाइटामिन्स जो हमें उन खाने से मिलते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट इज़ हाई एंड फैट कंटेंट इज़ लो। एग्जांपल, पल्सेस, हमारे फ्रूट्स, हमारे ग्रेन्स, इन सब में मिलता है, विच इंक्लूड्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स को इसलिए बी कॉम्प्लेक्स बोला गया है बिकॉज विटामिन बी एक नहीं है। विटामिन बी में 8 विटामिन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो 8 का ग्रुप इज़ कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर होते हैं, इसी वजह से। अच्छा, प्लस अगर हम लोग ये खाने से खाते भी हैं तो ये डेली बेसिस पे यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल जाते हैं बॉडी से। इसी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी होना इज़ रेयर और इसकी डेफिशिएंसी होना इज़ कॉमन। विटामिन सी हम लोगों को लगता है कि हम लोग खा लेंगे, कुछ खट्टा खा लो। एक आंवले से हम लोगों को विटामिन सी पूरा नहीं मिल सकता, ये एक नींबू खा के नहीं मिलेगा, आपको खाना ही पड़ेगा ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। इधर यू टेक 16 ऑरेंजेस डेली और यू टेक 2 गोली ऑफ लिमसी, दैट इज़ विटामिन सी। ये बेसिक सी है। और विटामिन सी, लिमसी इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ OTC ड्रग्स, दैट इज़ ओवर द काउंटर। इसके लिए आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की भी नीड नहीं है अगर फार्मेसी से लेते हैं। अदरवाइज़ आपको अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे आपको ईजिली अवेलेबल है बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी। विटामिन सी के लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती क्योंकि ये डेली नेसेसिटी का पार्ट है। कि कोई ये बोल के नहीं जाएगा डॉक्टर के पास कि सर मेरे को विटामिन सी की दवाई लिख के दे दो, क्योंकि ये डेली खाना ही चाहिए। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि, और हाँ, अवेयरनेस हम लोगों को पता है
बहुत कम है, लोग विटामिन के बारे में बात भी नहीं करते हैं ऑल्सो। अच्छा, फिर आते हैं हमारे तीसरी कैटेगरी, फैट सोल्यूबल हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया। तीसरे होते हैं हमारे मिनरल्स। मिनरल्स 3 टाइप के होते हैं। मिनरल्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, मैक्रो, माइक्रो एंड अल्ट्रा। बेसिकली मैक्रो वो जो हम लोगों को ग्राम्स में चाहिए होते हैं। सेकंड होते हैं ट्रेस वाइटामिन्स मिनरल्स, एंड ट्रेस मिनरल्स के बाद आते हैं अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं दीज आर नीडेड इन ग्राम्स। एग्जांपल कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। कैल्शियम ग्राम्स में चाहिए होता है लगभग 1.5 ग्राम या 2 ग्राम्स तक, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंसिटी एंड ट्रेनिंग लेवल्स। मिनिमम 500 mg तो चाहिए ही होता है। उसके बाद आता है हमारा सोडियम, जो कि हमारा नमक है। नमक इज अगेन कैलकुलेटेड इन ग्राम्स। सेम इज विद पोटेशियम। पोटेशियम भी कुछ ग्राम हम लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए होता है। अच्छा, पोटेशियम के लिए हम लोगों को यूजुअली नहीं सप्लीमेंट करना होता है, हमारे खाने में बहुत है नेचुरली। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स की क्वांटिटी इज मेजर्ड इन mg, मिलीग्राम। मिलीग्राम में आते हैं हमारे आयरन एंड जिंक। फिर आते हैं अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स की क्वांटिटी इज मेजर्ड इन mcg, माइक्रोग्राम्स। माइक्रोग्राम्स में आते हैं क्रोमियम एंड सेलेनियम। क्रोमियम एंड सेलेनियम अगेन इनको सप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती है अनलेस देयर इज सम मेडिकल इशू। अच्छा, अब आता है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स के फंक्शन क्या हैं। हमारे विटामिन्स और मिनरल्स के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है उनकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़। एंटी एज दे वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स, वी नो दैट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि दे फाइट फ्री रेडिकल अटैक। जितनी ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब एक एग्जांपल देता हूँ, जब घर में एक जगह पे फायर प्लेस है, उस फायर प्लेस पे आप लोगों ने लकड़ी जला रखी है, उसके साइड में एक कारपेट है। उस फायर प्लेस की मैक्सिमम जो फायर है वो उस फायर प्लेस के अंदर ही जलेगी, बट 1 या 2% जो फ्लिंग्स हैं वो उड़ के उस कारपेट पे गिरते होंगे, डेफिनेटली गिरते हैं। तो एकदम से नहीं, क्रॉनिकली इन अ स्पैन ऑफ 10 to 15 ईयर्स धीरे धीरे उस कारपेट के एक कॉर्नर पे छेद हो जाएगा। ऐसे ही वो जो फ्लिंग्स उड़ते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में द इंटायर ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इज़ नॉट कन्वर्टेड और इज़ नॉट यूटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। उनमें से 1-2% ऑक्सीजन के रेडिकल्स अनरिएक्टेड रह जाते हैं, एंड दे आर हाईली वॉलेटाइल, दे आर अनस्टेबल, एंड ऑल्सो दे कॉज डैमेज टू द बॉडी। तो ऑक्सीजन जितना हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, उतना ही वो हमें मार भी रही होती है, जिसकी वजह से हम लोग को हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल, रिवाइटल का ऐड आ रहा है टीवी पे, और कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स लेना एक नेसेसिटी है। अच्छा, बस ये है कि उसमें ठीक से हो सकता है ऐड में एक्सप्लेन नहीं किया गया हो, बट हाँ, लोग इतना टाइम भी नहीं है, और ऐड का एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, उतने छोटे टाइम में वो लोग समझा भी नहीं सकते। तो इसलिए अब हम लोगों को ये ज़रूरत है समझने की कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। दे फाइट फ्री रेडिकल, एंड दे ऑल्सो बेसिकली फ्री रेडिकल अटैक होता कब कब है ज़्यादा, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, या कोई भी फिजिकल स्ट्रेन आता है, या बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, या बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, या अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसके बारे में अभी इन डेप्थ में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे फ्री रेडिकल अटैक से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में हमारे कौन से कंपाउंड्स या कौन से विटामिन इफेक्टिव हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। मिनरल्स में आते हैं हमारे जिंक, सेलेनियम एंड क्रोमियम। विटामिन ई, सी, ए, जिंक, सेलेनियम एंड क्रोमियम, ये 3 मिनरल और 3 विटामिन, ये प्राइमरी हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बहुत अच्छे। इसकी वजह से हम लोग अपने बॉडी में बेसिकली छोटे छोटे चीज़ों से जो डैमेज हो रहा है, और वो बहुत स्लो होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में फ्री रेडिकल अटैक जहाँ पर ज़्यादा हो गया, वहाँ पे उसकी वजह से किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगता है, हेयर फॉल होना, या किसी की स्किन पे कुछ इश्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल अटैक। उसके बाद आते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के बाद आता है हमारे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन। बी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन दे हेल्प्स योर बॉडी टू यूज़ द एनर्जी फ्रॉम द फूड मोर एफिशिएंटली। आप जो भी खाना खा रहे हो उसकी एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने में हेल्प करते हैं विटामिन बी। बी विटामिन कौन से होते हैं? B1, B2, B3, B5, बायोटिन, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड। B1, 2, 3, 5, बायोटिन, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड। ये सारे वाइटामिन्स हम लोगों को चाहिए, और ये सारे हम लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए। B12, फॉलिक एसिड और आयरन, ये तीनों हमेशा एक साथ काम करते हैं। B12,
फॉलिक एसिड एंड आयरन, दे हेल्प्स योर बॉडी टू मेंटेन योर हीमोग्लोबिन लेवल। आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहता है तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन को ज़्यादा अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएगी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन अच्छा रखना है। जब भी हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं हमारा हीमोग्लोबिन चेक होता है। हीमोग्लोबिन यूजुअली फीमेल्स में कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो हीमोग्लोबिन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में दिया जाता है, ये सबको पता है। तो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही ज़रूरत है क्या हमें को न्यूट्रिशन की, बाकी टाइम पे नहीं है। और आयरन, ये सब डेली बेसिस पे चाहिए आपको। प्रेगनेंसी में आप खुद को जब इतना ध्यान दे रहे हो तो बाकी टाइम पे क्या हमें अपनी बॉडी प्यारी नहीं है। सेम नेक्स्ट इज कैल्शियम, विटामिन D एंड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। ये चार हम लोगों की बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारी बोन डेंसिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, ये सारे हम लोगों को चाहिए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का डैमेज क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काम कैसे करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। इसका अगर हम इन डेप्थ डिस्कशन करें तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स में से रफली 1 से 2% जो ऑक्सीजन है वो अनयूज रह जाती है। दैट आउट ऑफ द इंटायर ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ 2% रफली जो होती है वो अनरिएक्टेड रह जाती है ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल। जब ऑक्सीजन से हमारी बॉडी एनर्जी बना रही होती है तो कुछ परसेंट ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाती है और अनस्टेबल और रिएक्टिव फ्री रेडिकल जनरेट कर देती है हमारी बॉडी में। जैसे वो फायर प्लेस से थोड़े से, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पतंगे निकलना, छोटे छोटे जब लकड़ी जलती है तो उसमें छोटे छोटे वो निकलते हैं चमकीले से, जिन्हें हिंदी में पतंगा बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग फ्लिंग्स बोलते हैं। और वो फ्लिंग उतर के साइड वाले कारपेट को जलाते हैं। वैसे ही अनरिएक्टेड ऑक्सीजन हमारी बॉडी को भी डैमेज करता है। अच्छा, ये कब ज़्यादा जनरेट होते हैं, इनका प्रोडक्शन कब ज़्यादा होता है, ये फ्लिंग्स अनरिएक्टेड कब ज़्यादा रहते हैं? जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जब हम लोग बीमार होते हैं, एक्सीडेंट होता है हम लोगों का, एक्सीडेंट में अगेन फ्री रेडिकल्स अटैक ज़्यादा हो जाता है। कोई ट्रॉमा हो, सर पे कोई डंडा मार दे या एकदम से कोई स्ट्रेस आ गया, किसी ने कोई बुरी खबर सुनने को मिल गई तो भी हो जाते हैं, या कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होगा तो ये इनकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद कब ज़्यादा हो सकते हैं? स्किन पे सेंसिटिविटी है तो उस इंसान के लिए अगर वो धूप पे निकलेगा तो एक्सपोजर टू सन, धूप पे निकलने से भी उसकी बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट हो सकते हैं। स्मोक की वजह से, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं और कुछ लोग उसके बाद अगर मान लो घर में कभी स्मोक ज़्यादा जनरेट हो गया, किसी ने बहुत सारे पराठे बनाते वो वाला स्मोक इकट्ठा हो गया, उससे भी हो जाएगा। या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और साइड में कहीं पे लकड़ियाँ जल रही हैं और यू आर स्टक समवेयर, जिसकी वजह से वो धूल वाला इन्वायरमेंट, धुएँ वाले इन्वायरमेंट में हो, तो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ज़्यादा जनरेट होते हैं। रेडिएशन, अलग अलग रेज से रेडिएशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, हम लोग कुछ बुरा भी देख लेते तो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बोला जाता है अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, सुबह उठ के अच्छी चीज़ें देखो, क्योंकि हम बुरी चीज़ें देखते हैं तो हमारी बॉडी में बुरे केमिकल्स आर रिलीज्ड, अच्छी चीज़ें देखते हैं तो सेम में पॉजिटिव केमिकल्स आर ऑल्सो रिलीज्ड। हैप्पीनेस गिविंग हार्मोन्स के बारे में सुना है सबने, स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में भी सुना है। और हार्मोन्स क्या होते हैं? डिफरेंट, दे आर डिफरेंट कंपाउंड जो हमारी बॉडी में बाकी चेंजेस लाते हैं। अच्छे हार्मोन्स का सिक्रीशन हो उसके लिए हम लोगों को अच्छा खाना, अच्छा इन्वायरमेंट, ये सब मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद आता है ओल्ड एज के साथ हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक ज़्यादा हो सकता है। देन हमारी बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट और या हमारी बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है अगर वो वीक है तो भी फ्री रेडिकल अटैक ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद होता है कि फ्री रेडिकल अटैक किसकी बॉडी कितना टॉलरेट करेगी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी की बॉडी ज़्यादा अच्छा टॉलरेट कर सकती है किसी चीज़ को, किसी की बॉडी कम टॉलरेट करती है। ऑल्सो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करता है एक इंसान के जेंडर पे, एक इंसान के जेनेटिक्स पे और एक इंसान की फिटनेस लेवल पे। जेंडर हो सकता है मेल्स ज़्यादा फ्री रेडिकल अटैक टॉलरेट कर सकते हो देन फीमेल्स मे बी, या फिर उसका फिटनेस लेवल। जो इंसान फिट नहीं है वो फ्री रेडिकल अटैक से उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज जल्दी आएंगे, जो फिट है उसकी बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ता है। सेम इज़ द केस विद जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया था कुछ लोग भगवान के बच्चे होते हैं, प्योरली जेनेटिक्स, ज़िंदगी भर चीनी खाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। और कोई इंसान ने कभी चीनी नहीं खाई फिर भी एक रोटी खा के भी मोटा हो रहा है, टोटली जेनेटिक्स, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो जेनेटिक्स से आगे तो सब फेल है।
उसके बाद आते हैं फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ पर अटैक करते हैं। फ्री रेडिकल हमारे मसल सेल्स को रिएक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, हमारे स्किन को अटैक करते हैं, हमारे हेयर को करते हैं, देन डाइजेस्टिव सिस्टम को करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को करते हैं, एंड हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को भी करते हैं। तो इतनी सारी जगह पे अगर ये अटैक कर रहे हैं तो क्या हमें इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? हमारी मसल, स्किन, हमारे हेयर, बाल झड़ना, स्किन पे एक्ने होना, हमारी मसल का वीकनेस होना या रिकवरी कम होना, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होना, एसिडिटी रहना, गैस्ट्रिक की इश्यूज़, इम्यून सिस्टम ख़राब होना, हमारी बॉडी के टिश्यूज़, छोटे छोटे टिश्यूज़, हमारे स्मूथ मसल्स जो हमारा हार्ट है उसकी मसल्स को, इन सबको इम्पैक्ट करता है हमारा फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल से हमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल अटैक मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसके लिए हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोगों के कि फ्री रेडिकल अटैक से और क्या क्या होता है। फ्री रेडिकल अटैक से हमारी मसल्स का ब्रेकडाउन होता है और लॉस होता है। मसल ब्रेकडाउन एंड मसल लॉस, हमारी मसल्स का रिकवरी रेट भी कम होता है। उसके बाद हम लोगों का जो फैट बर्निंग है वो भी कम हो जाता है। फैट बर्निंग अगर कम हो जाएगा तो बेसिकली कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी बॉडी में फैट एक्स्ट्रा रहे। हो सकता है कोई चाहता हो, बट मतलब आई हैव नेवर कम अक्रॉस है जीवन जो बोले मेरे को फैट बढ़ाना है। हर नोइंगली अननोइंगली हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं। अगर कोई पतला इंसान भी है तो चौड़ा होना चाहता है। चौड़ा होने में फिर हमें समझाना पड़ता है कि चौड़ा होना है तो मसल बढ़ा के चौड़े हो, फैट बढ़ा के नहीं। बिकॉज फैट बढ़ने से साथ साथ हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक इश्यूज आते हैं। फ्री रेडिकल अटैक होने से आपका फैट लॉस की स्पीड भी कम होती है। फास्टर मसल फटीग मतलब आपकी मसल जल्दी थकेगी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में। उसके बाद आते हैं कि हमारे जो मसल रिकवरी है पोस्ट योर वर्कआउट, आपके वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स की रिकवरी रेट भी स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल अटैक। हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होता है, हेयर फॉल होना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग भी ख़त्म बेकार हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल अटैक। एंड हमारा नर्वस सिस्टम भी ख़राब होता है। हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स। एजिंग, आपको बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, कोई जल्दी बुढ़ा नहीं होना चाहता, तो एजिंग प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाता है। इसी वजह से कई लोग होते हैं जो 40 के होते हैं पर वो 60 के दिखते हैं। 3 टाइप की एजिंग होती है। एक होता है नॉर्मल एजिंग विच इज़ 40 के हो और आप 50 के दिख रहे हो, जिसे हम लोगों ने आजकल कायदे से नॉर्मल बना दिया है। दूसरा होता है ग्रेसफुल एजिंग, 40 के हो 40 के ही दिख रहे हो। एक होता है एंटी एजिंग, 40 के हो पर आप 25 के दिख रहे हो। हमें एंटी एजिंग की तरफ जाना है। और ऐसा ये नहीं है कि किसी ने ऐसा करा नहीं है। बहुत लोग हैं जो बहुत अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, अपनी वर्कआउट करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, और वो लोग अपनी एज के हिसाब से नहीं दिखते। अनिल कपूर बेस्ट एग्जांपल। आई डोंट नो वर्कआउट करते हैं नहीं करते, बट हाँ मतलब ही इज़ फिट, ही लुक्स गुड, और अपनी एज के तो बिल्कुल नहीं दिखते। फिर उसके बाद एजिंग के साथ साथ हमारी आर्टरीज़ में, हमारे ब्लड वेसल्स में, हम जो हमारा खून कैरी कर रही हैं पाइप्स, उनके अंदर ब्लॉकेज का भी एक रीज़न हो सकता है हमारे फ्री रेडिकल्स। उसके बाद साथ ही साथ फ्री रेडिकल अटैक जिसकी बॉडी में ज़्यादा होता है, दोज पीपल आर एट हाइयर रिस्क फॉर दीज प्रॉब्लम्स। ये सारी बीमारियां उनकी बॉडी में ज़्यादा होती हैं। कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं? डायबिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस हैं, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, कैंसर, स्ट्रोक, पार्किंसन, कैटरैक्ट आँख में होता है, देन ग्लूकोमा। ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक हो रहा है तो। या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, या फिर आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हो, प्लस आपका लाइफस्टाइल भी ख़राब है, फिर आपका इन्वायरमेंट भी ख़राब है, और आपका खाना भी ख़राब है, तो और ज़्यादा जल्दी होएगा। उसके बाद आते हैं हमारे ये कौन से विटामिन हैं जो हम लोगों की बॉडी में इन सब में हेल्प करते हैं। दीज आर विटामिन ई, सी, ए, क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम। ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, विटामिन ई का अब इंडिविजुअल फंक्शंस देखते हैं इन विटामिन का। विटामिन ई का फंक्शन क्या है? विटामिन ई प्रिवेंट्स मसल लॉस, मसल ब्रेकडाउन में प्रिवेंट करता है। हम ये वीकनेस प्रिवेंट करता है, स्किन में रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है विटामिन ई। तो ये हमें लेना चाहिए फॉर दीज बेनिफिट्स एंड इट्स एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी का फंक्शन क्या है? अच्छा, कई बार होता है कि सारे विटामिन डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, कई सारे विटामिन दूसरे विटामिन को रिन्यू होने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल विटामिन सी। विटामिन सी विटामिन ई को रिसाइकिल करने में हेल्प करता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। विटामिन सी इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कॉमन कोल्ड, जो जुकाम होता रहता है वो नहीं होने देगा। साइनस वालों को विटामिन सी रेकमेंड किया जाता है। उसके बाद जो बाकी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं छोटे मोटे, उनसे विटामिन सी बहुत अच्छे से बचाता है। तो विटामिन सी
और इसके साथ साथ उसकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ प्लस इट्स एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़, तो विटामिन सी की इंपॉर्टेंस भी हम लोगों को समझ में आती है। ऐसे ही हम लोग के विटामिन ए हैं। विटामिन ए दो फॉर्म में होता है, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। इसका फंक्शन मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज इट इज़ टू साइंटिफिक। सेलेनियम हम लोग को चाहिए होता है बिकॉज सेलेनियम हमारी बॉडी में एक ग्लूटाथियोन नाम का कंपाउंड होता है जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। उसको उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है सेलेनियम। तो किसी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के बनने में एक विटामिन हेल्प कर रहा है, तो हमें वो विटामिन लेना पड़ेगा, ये लेना चाहिए। सेम वे जिंक, जिंक भी एक किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट को, जिसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है जिंक। जिंक डायरेक्टली कुछ और काम नहीं कर रहा। तो अगर कोई कई बार बोलता है कि ना डायरेक्टली भी दिस विटामिन आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट हमको ये सारे विटामिन एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। कोई ऐसा अकेले काम नहीं कर रहा हमारी बॉडी में। इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूँगा और बॉडी बन जाएगी। आपको खाना भी खाना पड़ेगा, रेस्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ रेस्ट करके बॉडी बनेगी नहीं, सिर्फ खाना खा के नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं, तीनों चाहिए ना। सेम वे टीम वर्क। अच्छा, फिर आता है क्रोमियम। क्रोमियम आपकी बॉडी के इंसुलिन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ऐसे ही हमारे कॉपर और मैंगनीज हैं, दीज आर अलग, बाकी अलग वाइटामिन हैं। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा देता रहा हूँ, विच इज़ को एंजाइम Q10, कॉक्यूटेन, जिसका नाम होता है यूबिक्विनॉन। वो साइंटिफिक नेम है, वो छोड़ो। कॉक्यूटेन, COQ10, विच इज़ को एंजाइम Q10। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी हार्ट की मसल्स में बहुत अच्छी और बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है, बट हम लोग फिर भी इसको सप्लीमेंट करते हैं और हमें करना भी चाहिए। इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स योर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। आपके कई सारे सेल्स को ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करेगा। साथ ही साथ हमारे एरोबिक एक्टिविटीज़ में, एरोबिक एक्टिविटीज़ वो होती है जो हम 3 मिनट से ज़्यादा करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन इज़ यूज। बेसिकली जो हमारे सेल्स की जो एरोबिक एक्टिविटी है उसमें भी हेल्प करता है। इसी वजह से कई सारे एंड्योरेंस एथलीट्स, मैराथन एथलीट्स को कोएंजाइम Q10 इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। तो अगर उनको चाहिए तो क्या हमें नहीं चाहिए? माना कि उनका ट्रेनिंग लेवल बहुत एलाइट लेवल पर है, बट उसको ज़्यादा चाहिए होगा तो हमें कम चाहिए होगा। हमारे हार्ट की मसल्स में इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, पर क्या वहाँ से निकालना ठीक रहेगा? और वहाँ से हमारा, अगेन मैंने बताया था, मसल से उतना एब्जॉर्प्शन भी इज़ नॉट पॉसिबल जितना हम लोगों को चाहिए होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सप्लीमेंट फ्यू ऑफ द वाइटामिन। एक और वाइटामिन है जो कि मैं बहुत रेगुलरली, बहुत ज़्यादा देता हूँ, ALA, दैट इज़ अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड इज़ अनदर यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट। बहुत फंक्शनल है, बहुत अच्छा है। इट फाइट्स ऑलमोस्ट ऑल द 7 फ्री रेडिकल्स इन अवर बॉडी। उसके बाद इट इज़ बोथ फैट एंड वाटर सोल्यूबल। उसका एडवांटेज क्या है? ये दोनों जगह के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो फैट में प्रेजेंट हो, सेल के अंदर हो, चाहे सेल के बाहर हो। बिकॉज सेल की एक लाइनिंग होती है विच इज़ मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उस सेल की लाइनिंग को पेनिट्रेट करने इज़ नॉट पॉसिबल। ALA कैन पास थ्रू बोथ ऑफ देम। उसके दोनों साइड, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी इट कैन पास। तो सेल के बाहर वाले एंटीऑक्सीडेंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, अंदर वालों को भी कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो एनर्जी, जहाँ सेल की एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है, सेल का जनरेटर मान लो। और हमारा जो DNA है उसको भी प्रिजर्व करता है, उसको हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू रिसाइकल विटामिन E एंड विटामिन C। ALA खाओगे तो विटामिन E और विटामिन C और ज़्यादा रिसाइकल होगा। तो ALA अगेन इट इज़ हेल्पफुल। ऑल्सो दूसरा, फैट लॉस में मैं क्यों देता हूँ? बिकॉज इट वर्क्स एज एन इंसुलिन मिमिकर। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज ग्लूकोज अपटेक। इंसुलिन की तरह काम करते हैं। कैसे? आपके सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक, मसल सेल्स में ग्लूकोज लेने में हेल्प करेगा, ताकि आपके मसल सेल्स ग्लूकोज को ज़्यादा लें और फैट सेल्स में ग्लूकोज ना जाए। ये हेल्प इसमें भी हेल्प करता है। प्लस इससे क्या होगा? अगर ग्लूकोज आपके मसल सेल्स में जा रहा है और फैट सेल्स में नहीं जा रहा है तो आपका मसल मास भी बढ़ाएगा, मसल गेन करने में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और फैट स्टोरेज कम करता है। हम लोग जितना भी प्रोटीन खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा और हमारी बॉडी का फैट लॉस भी बढ़ाएगा। दूसरी बात, इसके साथ ही साथ हम लोग को ये भी समझ में आता है कि सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ALA विटामिन C और विटामिन E को रिन्यू करता है, विटामिन C विटामिन E को रिसाइकिल करता है। ऐसे ही सारे विटामिन एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स वाले विटामिन और मिनरल्स के प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स क्या हैं, अब एक हम समराइज करके देखें तो इट रिड्यूसेस मसल ब्रेकडाउन एंड मसल स्ट्रेस लॉस। आपका मसल ब्रेकडाउन कम हुआ, साथ ही साथ आपका मसल लॉस भी कम हुआ। उसके बाद फैट बर्न करने में हेल्प करता है। आपकी पोस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज के बाद आपकी रिकवरी इंप्रूव करता है, रिकवरी की स्पीड अप करेगा, आपके रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इट बूस्ट योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ बीमारी से लड़ने की ताकत आपकी बॉडी की, उसको उससे भी इम्प्रूव करेगा। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हेयर फॉल, बाल कम झड़ेंगे। योर स्किन प्रॉब्लम्स, अगेन आपकी स्किन में एक्ने होना, स्किन में और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सोरियासिस होना। सोरियासिस के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी डिटेल्स, या फिर अगर आपको सोरियासिस है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, दवाइयाँ होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, आपका एजिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ और, हमारे लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे ALA एंड CoQ10। ALA एंड CoQ10 अगर आप लेते हो तो आप विटामिन E और विटामिन C को स्किप कर सकते हो, बट विटामिन E और विटामिन C इतने सस्ते हैं कि उसको स्किप करने का कोई लॉजिक नहीं है, ना ही कोई मतलब है। 1 रुपये की एक गोली आती है विटामिन C की, डेली की अगर 2 भी लेनी पड़े तो कोई हार्म नहीं है। महीने के 60 रुपये, विच इज़ ओके। प्लस हमारे विटामिन C के कुछ बेनिफिट्स हैं विच इंक्लूड्स इम्यूनिटी एंड एवरीथिंग, तो वो ALA नहीं प्रोवाइड करेगा, वो विटामिन C ही प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए विटामिन C लेते रहना चाहिए। अब सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ वाइटामिन दैट इज़ बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें 8 वाइटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है, बेसिकली 3 ग्रुप्स में है। सबसे पहला ग्रुप है हम लोगों का B1, B2 एंड B3। B1, B2, B3 में अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों के मिल के फंक्शन क्या है, इनका साइंटिफिक नेम होता है B1 इज़ थायमाइन, B2 इज़ राइबोफ्लेविन, B3 इज़ नाइसिन। अब इनका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं खाने से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद इट हेल्प्स विद योर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन मतलब सिग्नल्स कैरी करते हैं यहाँ वहाँ हमारी बॉडी में, उसमें हेल्प करता है। हार्ट और मसल के, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, हमारा हार्ट, दिल धड़कता है, जब भी धड़क रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा होना इस कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये वाली मसल छोटी हो रही है, हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं B1, B2 एंड B3। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ मेंटेन करता है B1, B2, B3। हमारे विजन, हमारी आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है B1, B2, B3। सेकेंड ग्रुप है B2, B6 एंड बायोटिन। B2 इज़ पेंटोथेनोइक एसिड एंड पायरोडेक्सिन एंड बायोटिन। ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स के इंटर कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, एक न्यूट्रिएंट से दूसरा न्यूट्रिएंट बनाने में हेल्प करते हैं स्टेप बाय स्टेप। B5 क्या करता है, B5 एसिटाइल कोएंजाइम, अगेन हमारे एनर्जी साइकिल में एक कंपाउंड होता है एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के में आता है। आप एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में डिटेल में जानना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो बेसिकली एक कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम की हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में। जब हम लोग एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब एनर्जी बन रही होती है, तो इनके थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम को सेल्स में जाने में हेल्प करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से जब हमारी बॉडी एनर्जी बना रही होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम की हेल्प करता है कि वो हमारे एरोबिक एनर्जी के फॉर्म में सेल के अंदर चला जाए, एरोबिक एनर्जी जनरेशन के टाइम पे सेल के अंदर चला जाए। B6 क्या करता है, एक अमीनो एसिड, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, तो B6 एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। ऑल्सो अलग अलग अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, उनसे एनर्जी जनरेट करने के लिए। 20 अमीनो एसिड होते हैं जिनमें से 9 आर एसेंशियल, बाकी नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है, उस कुछ कंडीशनली एसेंशियल होते हैं। तो हमें उन अमीनो एसिड से, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड बनाता है, अमीनो एसिड से एनर्जी जनरेशन में हेल्प करते हैं विटामिन B6। ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनाता है B6। साइड बाय साइड अब आता है बायोटिन। बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ऑल्सो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, अमीनो एसिड हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाए उसमें हेल्प करेगा। हमारा ग्रुप थ्री इज़ B12 विच इज़ कोबालामाइन, देन फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड अकेले काम नहीं करता, फॉलिक एसिड आयरन के साथ काम करेगा। B12 और फॉलिक एसिड के फंक्शन क्या है, एक
B12 हेल्प करता है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ RBC एंड WBC इन बोन मैरो। हमारी हड्डियों के अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। आपने कभी हड्डी तो टूटी हुई देखी होगी, जिसे हम बोलते हैं जैसे हड्डी फ्रैक्चर होने पे बोलते हैं खरोड़ेगा सूप पीने, विच इज़ बोन मैरो, अंदर का वो डार्क सा ब्लैक सा पार्ट। उसमें RBC रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा B12। तो B12 की इम्पॉर्टेंस ये है। उसके साथ ही साथ हमारे सेल्स के डिवीज़न, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे सेल्स के डिवीज़न, सेल के तोड़ने में और सेल के फॉर्मेशन में और ग्रोथ में हेल्प करता है B12। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ DNA बनाने में हेल्प करता है B12। अमीनो एसिड और हीमोग्लोबिन में भी हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन हमारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स के हैं। फॉलिक एसिड क्या काम करता है? फॉलिक एसिड बच्चे में, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में जब होता है तो उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी स्पाइन बनाने में हेल्प करता है फॉलिक एसिड। स्पाइनल ग्रोथ नॉर्मल रहे इसके लिए हेल्प करता है, इसी वजह से प्रेगनेंसी में दिया जाता है। B12 हमारे नर्व्स की, हमारे घर में कोई भी केबल है, ये केबल है, ये एक तार है, इसके अंदर से मेटल का तार जा रहा है, उसके बाहर ये रबर की कोटिंग है, दिस इज़ प्रोटेक्टिव लेयर। ऐसे ही हमारी नर्व जो हमारे दिमाग से हर बॉडी पार्ट में सिग्नल ले जा रही है, वो नर्व की बाहर की कोटिंग को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बनाने में हमारा B12 हेल्प करता है, और माइलिन शीथ जितनी अच्छी होगी उतना हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन अच्छा होगा। तो हमें माइलिन शीथ पर फोकस करना चाहिए। ऑल्सो दैट माइलिन शीथ इज़ मेड ऑफ फैट, तो इसलिए हमें फ़ैट भी खाना चाहिए, हम लोग फ़ैट नहीं खाते हैं। फिर आता है हमारा B12, फॉलिक एसिड और आयरन, ये तीनों एक साथ काम करते हैं ताकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा मेंटेन रहे, ये इनका फंक्शन है। देन आता है हम लोगों का कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन डी। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये चारों एक साथ काम करते हैं। इनके साथ काम करता है विटामिन के। अच्छा, हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है, 99% कैल्शियम हमारे बोन्स में और हमारे दांतों में है। वो 1% है कहाँ पर? जो 1% है वो बचा है हमारे मसल्स में, हमारे लिवर में और हमारे हार्ट में और ब्लड में। ब्लड, मसल्स, लिवर एंड हार्ट, यहाँ पर इन चारों में 1% है कैल्शियम, बाकी सारा कैल्शियम हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में है। इसके साथ ही साथ हमारे ब्लड से, ठीक है, हमारे ब्लड और हमारी हड्डियों में कॉन्स्टेंटली कैल्शियम का एक्सचेंज होता रहता है, हमेशा होता रहता है, और वो ज़रूरी भी है। कैल्शियम का फंक्शन क्या है? कैल्शियम बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी मतलब हमारी बोन कितनी डेंस को अब मैं घनत्व बोलते हैं शायद, तो हमारी बोन की डेंसिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारी एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उसको कमज़ोर होने से प्रिवेंट करता है कैल्शियम। उसके बाद फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉजल एज का मतलब जब उनको पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं फीमेल्स को, तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से फीमेल्स में बोन डेंसिटी फटाफट गिरने लगती है। वो गिरती तो है ही, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते एज के साथ, बट हम उसको स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है, फीमेल्स में कैल्शियम देना ज़रूरी है। साथ ही साथ बोन डेंसिटी वैसे भी एक इंसान की 30 साल की उम्र तक बढ़ती है। 30 साल तक उसकी बोन डेंसिटी बढ़ रही है। 30 साल के बाद देखो, मेल्स की बढ़ती है 30 साल तक, फीमेल्स की बढ़ती है रफली 25 साल तक। उसके बाद उनकी बोन डेंसिटी कम होगी ही होगी एज के साथ, कम तो होनी है। उसकी कम होने वाला जो ग्राफ है उसकी स्पीड को हम लोग कम तो कर सकते हैं ना, कि फटाफट ना गिरे। वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे अभी। नेचुरली कैल्शियम हमारी बॉडी से जाता है, दो चीज़ें होती हैं कैल्शियम जब जाता है। पहले होता है ऑस्टियोपीनिया, मतलब बोन की डेंसिटी कम होना। उसके बाद जब हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं तो वो बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद अगर एक इंसान चलते चलते गिर भी जाए तो हर छोटे से छोटे इम्पैक्ट या छोटे से छोटे झटका लगने की वजह से उस इंसान में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से एज के साथ हिप फ्रैक्चर मतलब हमारे यहाँ पे हमारे बम वाली जो हड्डी होती है उस पर फ्रैक्चर या उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज के साथ। एजिंग प्रोसेस के साथ हिप फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन। कोई भी गिर जाता है, बाथरूम में फिसल के गिर गया और उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि हड्डी कमज़ोर हो चुकी होती है एज के साथ। उसको वीकनेस को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट नहीं कर सकते तो स्लो डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बोन्स ब्रिटल बन जाती हैं, मतलब अगर वो कहीं टकराएंगी तो वो
चकनाचूर हो जाती हैं, वैसे खिंड जाती हैं, ठीक है। और छोटे से छोटे इम्पैक्ट से टूट सकती है ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद। तो ऑस्टियोपोरोसिस को हमें प्रिवेंट करना है। उसके बाद एक चीज़ और, कैल्शियम का और क्या फंक्शन है। कैल्शियम आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हमारे दांतों को हेल्प करता है। दांतों में क्या हेल्प करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के क्रिस्टल्स हमारे दांतों में डिपॉजिट होते हैं। साथ ही साथ हमारे नर्व के सिग्नल ट्रांसमिशन में कैल्शियम हेल्प करता है बहुत अच्छे से। अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन मतलब जब ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, जहाँ पर एक मेन नर्व जा रही है, उससे फिर अलग पार्टीशन निकला, उससे आगे और पार्टीशन निकले, फिर और पार्टीशन निकले, तो ये जो जंक्शन बन रहे हैं अलग अलग, इन जंक्शंस पे सिग्नल के ट्रांसमिशन को स्मूथ रखने के लिए कैल्शियम इज़ यूज्ड। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे, जो हम ब्लड क्लॉट करने का मतलब है, मेरा कहीं पे कट लगा, उसके बाद खून बह रहा है बह रहा है बह रहा है, थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, अपने आप घाव वो हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे कहते हैं ब्लड क्लॉट बनना। ब्लड की क्लॉटिंग में कैल्शियम हेल्प करता है। कैसे, क्लॉटिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके। क्लॉटिंग क्लॉटिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करता है हमारा कैल्शियम, तो कैल्शियम उसमें भी चाहिए होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और बाकी स्मूथ मसल्स मतलब हमारे ऑर्गन्स, जैसे लिवर है, हमारा इंटेस्टाइन है, इन सब की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है कैल्शियम। उसके बाद हमारे बाकी एंजाइम्स और हार्मोन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। एक चीज़ और, हमें अपना बोन का कैल्शियम कैसे बढ़ाना है और ऑस्टियोपोरोसिस कैसे प्रिवेंट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिक्वेट कैल्शियम। सही अमाउंट में कैल्शियम लेना स्टार्ट करें। साथ ही साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, सिर्फ कार्डियो नहीं। जो लोग बोलते हैं सिर्फ भागूंगा सब हो जाएगा या सिर्फ स्विमिंग करूंगा इट इज़ कंप्लीट एक्सरसाइज, दैट इज़ रॉन्ग। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे बोन्स, ये मेरी बोन है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वेट, पर ये नहीं टूट रही, इसने मेंटेन कर रहा है खुद को। पर अगली बार बॉय ये चाहेगी, ये वाली बोन चाहेगी मेरी, कि ये अगली बार इसी वेट को ईजिली टॉलरेट कर पाए। तो इसी वेट को ईजिली टॉलरेट कर पाए, इसके लिए ये क्या करेगा, जब हम पीछे से कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन K2, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम सब देंगे, तो जब डिमांड क्रिएट होती है तो डिमांड के साथ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। जब डिमांड ही नहीं है तो एब्जॉर्ब क्यों होगा बिना। तो हम लोगों ने वर्कआउट करके डिमांड क्रिएट करी, डिमांड क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने सप्लाई करा तो इसने एब्जॉर्ब किया। अगली बार इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर मैं भी नहीं मानूंगा, मैं भी इसके ऊपर एक और वेट ऐड कर दूंगा, फिर ये अगली बार और स्ट्रॉन्ग होएगा, अगली बार मैं और फ्यूल दे दूंगा इसे। तो हमें इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, और वेट ट्रेनिंग के अलावा एक दूसरा ऑप्शन नहीं होता है इसमें। भाग के आप सिर्फ इम्पैक्ट डालते हो, वो भी नीचे से। जब मेरे ऊपर ही कोई लोड नहीं है तो मेरी हड्डी के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्यों आएगा। सो नो एक्सरसाइज इज कंप्लीट एक्सरसाइज, पहली चीज़। वेट ट्रेनिंग की अलग इंपॉर्टेंस, योगा की अलग इंपॉर्टेंस, स्ट्रेचिंग की अलग इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशन की अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी की अलग है, एंड्योरेंस की अलग है। हर चीज़ की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद आता है कब स्टार्ट करें। 30 साल की एज तक हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है, हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, तो हम जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। 20 साल के बच्चे को वेट ट्रेनिंग कराओगे तो अगले 10 साल 30 साल तक उसकी बोन डेंसिटी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद भी वो मेंटेन कर सकता है, ज़िंदगी भर सप्लीमेंट लेता रहे, सब कुछ करता रहे, बोन्स स्ट्रांग रहेंगी ना, क्यों नहीं रहेंगी। क्या 90 साल के लोग पावर लिफ्टिंग नहीं करते, करते हैं। 75 ईयर्स की फ़ीमेल वेट ट्रेनिंग करते हुए वीडियोज़ है। या हम लोगों को ये क्यों लगता है कि नहीं वेट ट्रेनिंग करेंगे कुछ हो जाएगा, एक्सरसाइज करोगे, स्क्वाट करोगे तो घुटने ख़राब हो जाएंगे। हज मैंने शायद ही किसी एथलीट को घुटने की सर्जरी कराते हुए देखा होगा। जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं करी, उनके घुटने के नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के केसेस हमेशा ज़्यादा ही हैं। उसके बाद जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। टीनेजर्स की जो बोन्स हैं, हम लोगों की बोन्स, टीनेजर्स 13 से 20 साल के बच्चे, इनकी बोन्स कैल्शियम के रिसेप्टर्स इनके ज़्यादा एक्टिव हैं। उस टाइम पे इन्हें भर दो, ट्रेनिंग दे के और न्यूट्रिशन दे के। इनके कैल्शियम के अपटेक अच्छा है, ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करती है बॉडी, बॉडी न्यूट्रिशन मांगती है। उस टाइम पे फ्यूल करो, उसके बाद ही फ्यूल मेंटेन करो, अच्छा चलेगा। उसके बाद क्या होता है, क्यों बोन डेंसिटी ख़राब हो सकती है, कुछ रीजंस। या तो बॉडी कैल्शियम इंटेक हम लोग खा ही नहीं रहे, हम लोग कैल्शियम खा ही नहीं रहे, पहला रीज़न ये हो सकता है। अगर हम कैल्शियम नहीं खा रहे तो उसका सोल्यूशन क्या है, कैल्शियम खाना स्टार्ट करो। दूसरा रीज़न, हमारे ब्लड से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज़ पुअर। मैंने कैल्शियम खा भी लिया तो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है उसे खून से, उसका क्या रीज़न हो सकता है। अब रीज़न कुछ भी हो, उसका सोल्यूशन है बेसिकली। क्योंकि आप सब्जियां ऐड करो, फाइबर ऐड करो,
ऑल्सो साइड बाय साइड विटामिन डी ऐड करो। विटामिन डी ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ऑल्सो विटामिन डी क्या हेल्प करता है, इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइनल वॉल से, ठीक है, हमारे पेट से, हम लोग कुछ भी खाते हैं हमारे पेट में जाता है, तो इंटेस्टाइन की वॉल से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा विटामिन डी। उसके बाद आता है तीसरा रीज़न हो सकता है कि ब्लड से बोन्स में कैल्शियम दोबारा सप्लाई नहीं हो रहा है। ब्लड्स में अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम भी है तो हमारी बोन उस कैल्शियम को नहीं ले रही है। उसके लिए क्या करें, विटामिन डी ऐड करो, विटामिन के ऐड करो, मैग्नीशियम ऐड करो, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, बोन्स पे पॉजिटिव स्ट्रेस, क्योंकि डिमांड क्रिएट होगी तभी तो एब्जॉर्ब करेगा। डिमांड ही नहीं है तो ब्लड में घूमता रहे, मेरे को जब चाहिए ही नहीं मैं क्यों लूँ कुछ। तो पॉजिटिव स्ट्रेस डालना पड़ेगा बोन्स पे। इट स्टिमुलेट्स, ये पॉजिटिव स्ट्रेस स्टिमुलेट्स योर बोन्स, आपकी बोन्स को बताता है कि भैया कैल्शियम की नीड है, अब ये कैल्शियम आ रहा है खून में, इसे ले लो। अब विटामिन डी की अलग बाकी खुद की उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके बेनिफिट्स। विटामिन डी इज़ फैट सोल्यूबल, पहली चीज़, ठीक है। हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है विटामिन डी। आपके नर्व्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा विटामिन डी। साथ ही साथ इट प्रोटेक्ट्स योर नर्व्स फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, अगेन एंटीऑक्सीडेंट भी है, हमारे नर्व्स के को फ्री रेडिकल से बचाता है। डिप्रेशन से बचाता है विटामिन डी, इंसान को डिप्रेशन से बताता है। ऑल्सो एल्जाइमर, माइंड रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एल्जाइमर और पार्किंसंस में विटामिन डी की हाई डोजेस दी जाती हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हमने कैल्शियम खाया पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, विटामिन डी ऐड करो। फॉस्फोरस हमारे खाने से आ रहा है पर हड्डियाँ स्ट्रांग नहीं हो रही, विटामिन डी ऐड करो। हमारे कैल्शियम के डिपोजिशन, कैल्शियम आ गया है, खा लिया है, पर हमारे बोन्स पे जाके चिपक नहीं रहा है, तो विटामिन डी ऐड करो। साथ ही साथ कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू ना निकले, उसके लिए भी हमें विटामिन डी ही ऐड करना पड़ता है। रफली डेली हम लोग 5000 IU ले लेते हैं। 5000 इंटू 7 डेज इज़ 35,000 IU वीकली। पर हम जो फार्मेसी पे जो मिलती है वो होती है डी राइस के नाम की गोली होती है, विच इज़ 60,000 IU, विच इज़ ओके। 60,000 IU वैसे भी दी जाती है। फिर आता है हम लोगों का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बेनिफिट्स होते हैं, हमारी बोन्स की टिश्यू में हेल्प करेगा, हमारे दांतों के टिश्यूज़ मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद मसल फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ हमारी स्मूथ मसल्स जो हैं, हमारी हार्ट हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ये। बट मैग्नीशियम कैसे हेल्प करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशियो क्या है, किस रेशियो में लिए गए हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑल्सो हमारी ब्लड से कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। मैग्नीशियम का ओवर इंटेक नहीं करना चाहिए। फिर आता है हम लोगों का फास्फोरस और कैल्शियम 1:1 में लिए जाने चाहिए, ठीक है। और हमारे दांतों में भी फास्फोरस और कैल्शियम 1:1 में ही डिपॉजिट होता है। फास्फोरस का एक एडवांटेज ये है कि ये आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये हमारे खाने में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। विटामिन के, अब विटामिन के की इम्पॉर्टेंस है कि विटामिन K1 एक विटामिन होता है। K1 हम छोटे बच्चों को देते हैं ताकि उनके उनका ब्लड में बेसिकली ब्लीडिंग इशू ना हो। छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, बच्चा पैदा होता है तो उसको विटामिन K1 दिया जाता है ताकि उसका ब्लीडिंग इशू ना हो, क्योंकि ओवर ब्लीडिंग से बच्चा मर सकता है, कभी भी हल्का सा कट लगे तो उनको विटामिन K1 दिया जाता है। फिर आता है K2 हम अडल्ट्स लेते हैं। K2 हम लोगों को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, बिकॉज एक दो चीज़ें। पहले K2 की प्रॉपर्टीज़, K2 हमारे गट में, मतलब हमारे पेट में बहुत सारे क्वांटिटीज़ में है, बट वो स्टूल के थ्रू या पॉटी के थ्रू निकल जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हमारे पेट में होने के बाद भी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन के बाद वापस रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो सीधा बाहर निकल रहा है। इसी वजह से हमें K2 सप्लीमेंट करना पड़ता है, आपको गोलियों के फॉर्म में खाना पड़ेगा या खाना चाहिए। फिर एक चीज़ आती है कि काम क्या करते हैं। ऑस्टियोकैल्किन एक कंपाउंड होता है, इसको एक्टिवेट करता है। ऑस्टियोकैल्किन क्या काम करता है, कैल्शियम को बोन से चिपकाने का काम करता है ऑस्टियोकैल्किन। K2 ऑस्टियोकैल्किन को एक्टिवेट करेगा कि जाओ, ऑस्टियोकैल्किन जाके कैल्शियम को बोन से चिपका देगा। तो K2 ने किसी और की हेल्प करी, उसने जाके फिर कैल्शियम वाला काम किया, और हम खा कैल्शियम रहे थे। तो एक विटामिन दूसरे की हेल्प कर रहा है किसी तीसरे कंपाउंड के थ्रू, डायरेक्टली हेल्प करे ना करे, विटामिन आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है ऑस्टियोकैल्किन एक और काम करता है। ऑस्टियोकैल्किन हमारे आर्टरीज़ में, हमारी नसों में कैल्शियम के डिपोजिशन को, या ऑर्गन्स में या जॉइंट्स में
कैल्शियम के डिपॉजिशन हो, कैल्शियम वहाँ पे अटके ना, जोड़ों में कैल्शियम ना बन जाए, ठीक है, या हमारे नसों में कैल्शियम ना जम जाए, इसके लिए भी हमारा ऑस्टियोकैल्किन बहुत हेल्प करता है। ऑस्टियोकैल्किन बेसिकली क्या काम कर रहा है, कैल्शियम को उसकी सही जगह पे जाके पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर ये कैल्शियम गलत जगह पे जम गया तो दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी दिक्कतें क्या होंगी अभी बताते हैं, ठीक है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन K2, और साथ ही साथ कैल्शियम को हमारे स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारी हड्डियों का जो ढांचा है, कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है विटामिन K2। एक चीज़ और, हमारे जब हार्ट अटैक आता है तो वो क्यों होता है, हार्ट अटैक आता है बिकॉज हमारे वेन्स में या हमारे नसों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज किसका होता है, वो प्लाक फॉर्मेशन बोलते हैं। प्लाक फॉर्मेशन का मेजर रीज़न इज़ कैल्शियम ऑल्सो। कैल्शियम भी जमा होता है हमारी उसमें नसों में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम K2 नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से बोलते हैं कि हमारी नसें हार्ड हो रही हैं या इनर लाइनिंग हार्ड हो गई है हमारी नसों की, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज बोलते हैं, उसका एक रीज़न ये होता है कि हम लोग K2 नहीं ले रहे पर हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं। आप कैल्शियम फालतू में ले रहे हो, ठीक है, फालतू में भी नहीं, रिक्वायर्ड है तब भी ले रहे हो, पर आप विटामिन K2 नहीं ले रहे हो, तो वो कैल्शियम गलत जगह जमने के चांसेस हैं। हमारी नसों की ब्लॉकेज कैल्शियम की वजह से भी हो सकती है, और वो कैल्शियम की वजह से ना हो इसलिए हम लोग को K2 ले रहे हैं, और नसों की ब्लॉकेज होती है तो फिर आगे चल के हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ना हो इसलिए हम लोग को विटामिन K2 लेना चाहिए, सिर्फ कैल्शियम मत खाओ, अकेले कैल्शियम काम नहीं करता है अच्छे से। एक चीज़ और, विदाउट K2, बिना K2 के आपका विटामिन D आपके अगेंस्ट काम करेगा। कैसे? आपके विटामिन D आपकी हार्ट के आसपास की जो नसें हैं या आपकी बॉडी में कई नसें हैं उनमें कैल्शियम को ले जाके डिपॉजिट कर देगा। देखो, कैल्शियम लो, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन D। विटामिन D उस कैल्शियम को सही जगह पर लेकर जाए, इसके लिए हमें चाहिए विटामिन K2। तो कोई भी चीज़ अलग से काम नहीं करती है। तो ये हम लोगों के मोस्ट बेसिक विटामिन्स हैं, विटामिन B, C, D, E। ओमेगा 3 हम लोगों ने अभी क्या कवर नहीं किया, ओमेगा 3 फैट्स में आएगा, कभी हम लोग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स कवर करेंगे तो ओमेगा 3 विल कवर, ठीक है। बट हाँ, इट इज़ अगेन ओमेगा 3 इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, बट वो फैट्स में कवर होता है। उसके बाद आता है हम लोग का CoQ10, वी हैव डिस्कस्ड। ALA हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने आयरन डिस्कस करा है थोड़ा सा, आयरन को ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, आयरन अकेले काम नहीं करता है, B12 फॉलिक एसिड और आयरन एक साथ काम करते हैं। B, C, D, E, ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन K2 मोस्टली हम लोगों ने कवर कर दिया। हम लोग इतने भी नहीं खाते, हम लोग एक्चुअली में कुछ भी नहीं खाते, हम लोगों को लगता है रोटी चावल दाल सब्जी बस ख़त्म, और हम लोगों का हेल्थ हो गया। और उसके बाद जब एकदम से किसी को कुछ होता है तो हम लोग बोलते हैं अरे आज तो ये हो गया, वो एकदम से नहीं हुआ है, 20 साल से कुछ खाया ही नहीं आपने ढंग का। ऐसे ही कई लोग जो ज़िंदगी भर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिस दिन जिम जाएंगे अगले दिन अगर पेन होगा या कुछ इंजरी हो गई तो बोलते हैं अरे एक्सरसाइज करने से हो गया। नहीं, एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, आपने 20 साल अपनी बॉडी को कुछ कराया ही नहीं है। मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा नहीं 20 साल और एकदम से स्टार्ट करके भगा दूंगा उसी दिन, तो गाड़ी ख़राब होएगी। सेम वे, अगर मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी और एक दिन जाके मैं बोलूँ आज मेरे को बॉडी बनानी है, मैं 100 kg डाल लूँगा, तो मेरे को इंजरी होगी। वो एक्सरसाइज से इंजरी नहीं हुई है, इंजरी हुई है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को जंग लगा दिया था। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को राइट न्यूट्रिशन, राइट एनवायरनमेंट, राइट लाइफस्टाइल देना है, तभी हम लोग ठीक रहेंगे। इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होता जा रहा है, कोई ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से दवाइयों में दवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, डायबिटिक लोगों की दवाइयाँ छूट नहीं रही हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, विटामिन में देखा आपने, ALA आपकी डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है। तो क्यों हमें हमें ना सिर्फ विटामिन्स इतनी छोटी चीज़ भी नहीं है कि हम लोग लगता है अच्छा विटामिन, और मल्टीविटामिन लेने की बात करते हैं। मल्टीविटामिन की एक गोली में कुछ भी नहीं आता है। इनकी ऑप्टिमम और RDA मैं अभी ग्रुप पे भेजूंगा, तो आप देखना उसका RDA कितना है। मैं अपना नंबर एक बार पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप में, सो दैट यू ऑल कैन सी कि RDA कितना होता है और हम लोग कितना खाते हैं। एक सेकेंड, मेरे को मैसेज कीजिएगा एंड आप देखना फिर कि हम लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट में हम लोगों को विटामिन चाहिए होते हैं और हम लोग कितना कितना खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओवर इनटेक भी नहीं करना है, राइट अमाउंट में भी लेना है। मैं 3 चीज़ें उसमें लिखी होंगी,
कि बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड तीनों के हिसाब से कितना कितना खाना है। तो आप लोग एटलीस्ट बिगनर वाला तो खाना स्टार्ट करना। आई होप काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करी। एंड किसी को और कोई डाउट हो, किसी को और कुछ पूछना हो, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अभी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं यहीं पे कमेंट सेक्शन में, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब। और इफ़ यू वांट कि हम लोग कोई और टॉपिक कवर करें, आप लोग ग्रुप में बताइए या मेरे को अलग से मैसेज करके बताइए, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद। सो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइए, इधर रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनीथिंग एल्स, फैट लॉस, मसल गेन। बिकॉज हम लोग एक ये सेशन भी करने की सोच रहे थे, इसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि any questions if you have to ask. Thank you, ma'am. Is B complex safe to take on daily basis? Yes. लोग तो दारू भी डेली बेसिस पे लेते हैं। बी कॉम्प्लेक्स डेली की एक बी कसूल खाने में क्या दिक्कत है, खाओ। रोटी देखो, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज ट्रैक्ड ऑन डेली बेसिस, तभी आरडीए ना बने। आरडीए मतलब रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मतलब वो क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑन अ डेली बेसिस। मतलब डेली बेसिस पे ट्रैक होता है, डेली इतना ग्राम प्रोटीन खाना है, इतना ग्राम फैट खाना है डाइट प्लान में, डेली इतना विटामिन सी चाहिए, डेली इतना विटामिन बी चाहिए, डेली इतना बी कॉम्प्लेक्स चाहिए। इसी वजह से हम लोग को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं सारे विटामिन। साइड इफेक्ट्स, फैट soluble vitamins if taken in excessive amounts they can have certain side effects, but वो काम हम लोगों का है, इसलिए कुछ विटामिन खुद से ना लें, किसी से कंसल्ट करके लें। दूसरा, ज़्यादातर क्यों रहता है प्रोटीन खाने से स्टोन्स होता है, बकवास है, मिथ है। प्रोटीन खाने से स्टोन्स नहीं होते हैं, स्टोन्स कैल्शियम से होते हैं मेनली। साइड इफेक्ट जैसे विटामिन सी है, इट इज़ वाटर सोल्यूबल, विटामिन सी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप खाओ, एक्सेस होगा, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, और हम लोग मेजर करके तो देते ही हैं जितना रिक्वायर्ड होता है। तो बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस सबकी एक शीट है प्रॉपर, तो वो मतलब शेयर कर दूंगा मैं डेफिनेटली। प्रोटीन से किडनी स्टोन्स नहीं होता, और जितनी क्वांटिटी में बोलते हैं, मतलब हम लोग कितना खाते हैं प्रोटीन। मैं 210 ग्राम खाता हूँ, 210 ग्राम के लिए मेरे को रोज़ 1 kg चिकन खाना होता है, मतलब खाता था लॉकडाउन से पहले। ठीक है, लोगों ने 300 ग्राम भी खाया प्रोटीन। 300 ग्राम प्रोटीन मतलब बहुत कुछ है। लेट्स डू एक्सरसाइज वाइज टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स। एक्सरसाइज दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल। आपको स्ट्रांग होना है तो आप एक्सरसाइज करो। अगेन, इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग तो बिगनर लेवल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला के हिसाब से अपने विटामिन लो। आप एक्सरसाइज करो या ना करो, डेली बेसिस पे विटामिन तो चाहिए ही चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो इतनी सी क्वांटिटी में चाहिए होगा, एक्सरसाइज करोगे तो इतना हो जाएगा, और अच्छे से करोगे तो इतना हो जाएगा। बिगनर देखो, सेडेंटरी, देन बिगनर, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस्ड, देन एलीट, सुपर एलीट, ऐसे अकॉर्डिंगली आपके विटामिन की भी डोज बढ़ती चली जाती है। ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली गाड़ी लोगे तो ज़्यादा महंगा फ्यूल देना पड़ेगा। और किसने बोला है कि हमें खुद बैलगाड़ी बनना है? स्ट्रॉन्ग बनो, बी स्ट्रॉन्ग, बी फास्ट। ट्रेनिंग, एक्सरसाइज करने से इतने सारे एडवांटेजेस हैं। हैप्पीनेस गिविंग हार्मोन्स आर रिलीज्ड, तो खुश रहेंगे, मूड अच्छा रहेगा थ्रू आउट द डे, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, एंटी एजिंग होती है एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग इज़ एंटी एजिंग। वेट ट्रेनिंग एंटी एजिंग क्यों है? मैंने इतनी सी, मेरी मसल इतनी है, आज मैंने वर्कआउट करके -1 किया, उसके बाद मैंने दिया न्यूट्रिशन, दैट इज़ +1, देन रेस्ट +2। सो -1 एंड +2 पे हमारी बॉडी फंक्शन करी, मसल गेन हुआ। मसल गेन हो रहा है, इसका मतलब मेरे सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। सेल्स का ग्रोथ कब होता है? जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है। सो वेट ट्रेनिंग इज़ एंटी एजिंग, हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। अगर हम लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मसल्स तो वैसे देखो, विद एज मसल का तो वैसे भी ब्रेक डाउन हो ही रहा है ना। उस ब्रेक डाउन को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? बाई ट्रेनिंग एंड बाई प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। इसलिए ट्रेनिंग इज़ कंपलसरी। कंपलसरी मतलब मैं बोलता हूँ कंपलसरी। फैट लॉस, सिर्फ फैट लॉस गोल है तो नहीं है कंपलसरी, बट ओवरऑल हेल्थ देखनी है, येस
वेट ट्रेनिंग इज़ कंपलसरी। वेट ट्रेनिंग क्या? ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल जो भी डिज़ाइन करेगा उसको ये चीज़ का ध्यान रखने है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान दे, आपके एंड्योरेंस पे भी ध्यान दे, आपकी स्ट्रेंथ पे भी ध्यान दे, कोई भी फैक्टर छोड़े ना, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। On basic exercises for sedentary lifestyle which involve almost all the joints, major muscle groups. हाँ, कर सकते हैं हम लोग। अभी तो ट्रेनिंग के लिए, मतलब आई डोंट नो, ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी शायद बहुत कुछ है मार्केट में। ट्रेनिंग से ज़्यादा हम लोगों को खाने के बारे में है, क्योंकि हम एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी फिर भी लोग कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो सुबह सुबह जॉगिंग पे चले जाते हैं, बट खाना उस तरीके से हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब 3 साल पहले मेरी मदर से मेरी आज बात हो रही थी। 3 साल पहले उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, अपना ब्लड टेस्ट दिखाया था, उन्होंने बोलता हाँ हाँ जितनी चीनी खानी है खा लो। मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है कोई? बिकॉज येस मैम, माई दैट इज़ माई नंबर। बिकॉज उसने ये बोला और उसके बाद मम्मी अभी रिलैक्स होकर खाने लग गई। अब लॉकडाउन में मेरे को भी डाउट है कि प्रॉब्ली शी हैज़ बिकम डायबिटिक। बोलते हैं, डॉक्टर ने बोला आप रिलैक्स होके खाओ, चीनी कुछ नहीं होगा आपको, और वो खाने लग गई और हो गया। अब उस डॉक्टर का गला नहीं पकड़ सकते ना जाके। तो वो गाइडलाइन कभी नहीं देनी चाहिए जो कि गलत हो। चीनी वाली गाइडलाइन किसी को नहीं दूंगा मैं, चाहे किसी का कार्बोहाइड्रेट थ्रेशोल्ड कितना भी अच्छा हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट एथिकल, दैट इज़ नॉट करेक्ट। वो इंसान खाने लग गया और कल को उसे कुछ हो गया फिर। ठीक है, ओके, आई होप किसी के कोई डाउट्स नहीं है। और सो अगर हैं तो ठीक है, मतलब यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट और यू कैन कमेंट हेयर ऑल्सो। ये वाली वीडियो आगे भी रहेगी, 1-2 दिन के अंदर मैं PDF भी शेयर कर दूंगा, इस सेशन की समरी की भी, एंड ऑल्सो द डोजेज के ऊपर नेहा मैम मैं आपको भेज दूंगा, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर, ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डाइट प्लान। बट ग्रुप में भेजना है या नहीं भेजना है, ये आई विल हैव टू सी, बिकॉज ये चीज़ें पब्लिकली हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे क्वांटिटीज़, मतलब दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो विल सी। थैंक यू मैम। टेकिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग पर्सनल एज वेल एज इन ग्रुप। यू आर टेकिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब राखी मैम, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा आफ्टर दिस सेशन, बिकॉज मेरे को ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि अभी आपने क्या बोला है। मैं आपको अलग से मैसेज करता हूँ। ओके, बाय।